पे चलते हैं और बकौल वज़ीर-ए-आज़म साहब के नाक से लकीरें निकालते हैं, 1-1 घंटा फ़ोन पर मनाने की कोशिशें करते हैं, अवाम को कर्ज मिलने का यकीन दिलाते हैं और फिर जब नहीं हो पाता है तो फिर इसे आलमी साजिश करार दे देते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या कहेंगे, ज़रा समझा दीजिएगा आसान अल्फाज में नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फिज़ा, ये कोई शक नहीं इस वक्त के देखना हमारी मुश्किल तो एक बड़े कुरान से गुजर गई। इसहाक डार साहब की बातें आज भी आपने सुन ली कि काफ़ी अरसे से वो कह रहे हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने वाला है। हम उनको एक साल जब से वो आए हैं पिछले 8-10 महीने से, हम उनको स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, आए हमें बताएं, को एक्सप्लेन करें कि IMF के साथ क्या हो रहा है और बाकी महंगाई के बारे में क्या हो रहा है। तो वो इत्तेफाक है कि वो बिजी बहुत होंगे, हमारे यहाँ वो आ नहीं सके और हमारे तमाम मेंबर इस बात को महसूस करते हैं कि वो अगर आएँ तो हमें ब्रीफ करें, क्योंकि हम तो एजेंडे में हर बार रखते हैं कि IMF के साथ क्या डेवलपमेंट है। डॉक्टर आयशा बोस आती हैं, वो हमें कुछ अपने तौर पे बताती हैं, लेकिन कोई तफसील नहीं, ना ही स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में, ना ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में पाकिस्तानियों का कुछ कारनामा उन्होंने किया है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं बोल देता हूं, मतलब आप लोगों को पता ही है, बट मैं फिर भी एक फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो है कि ये लंदन में जो एक खालिस्तानी था ना, जिसका नाम था अब्दार सिंह कांदा, इनको मार दिया गया है या इनका देहांत हो गया है, किसी ने जानबूझ के मारा है। पाकिस्तानियों ने ये बोल रहा है, पाकिस्तानी मतलब कि खालिस्तानी एंड पाकिस्तानी बोथ आर फ्रेंड्स। तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये काम इंडियंस ने किया है, आप इसको मतलब जो लंदन में डॉक्टर्स है उनको ये बार बार प्रेशराइज कर रहा है कि इनको आप बोल दीजिए कि ये जो काम किया है वो इंडियन ने किया है, लेकिन उन्होंने ये काम मतलब करने से रिफ्यूज कर दिया है। अच्छा, उनका वो ऑब्जेक्टिव वही था कि मान लीजिए इंडियंस है, उनको मारा है ना कैसरी करके, तो उसके बाद क्या होगा कि उनको ये जो अब्दार सिंह कांदा है इनको वो शहीद डिक्लेयर कर देगा। मतलब वो जैसे सिद्धू मूसेवाला के केस में चल रहा है, ठीक है। सो दिस खालिस्तानीज आर बिकम शहीद। अब लोग इनका जो मूवमेंट है, मतलब जो मूवमेंट चल रहा है ना, वो मूवमेंट को बूस्ट मिलने के लिए ये सब काम करना जरूरी है। अदरवाइज इनका जो मूवमेंट है, सबको पता है ये तो है फ्रॉड या 2% की, कुछ नहीं काम करता है। मूवमेंट का कोई माँ बहन ने करके छोड़ देता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब अपना अपना देखना चाहता है। अब आ जाते कि अच्छा, पाकिस्तानी फिर उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने ये बोल दिया जो अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है ना, मतलब अफगानिस्तान में खराब सिचुएशन है, तो वो खराब सिचुएशन पाकिस्तान में भी खराब सिचुएशन है, और पाकिस्तान में जो खराब सिचुएशन है ना वो बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। अब लो इन लोगों का दिमाग, तो किसी ने बोला था कि तुम अमेरिकन से पैसा लो और अपना जनरल पैसा लो, पैसा लेके वो अफगानिस्तान में बम फेंको, किसी ने बोला था। जब तुम्हारा जनरल निर्लज की तरह पैसा अपना जेब में भर रहा था, तब तुमने बोला कि ऐसा मत करो क्योंकि अफगानिस्तान में खराब सिचुएशन होगा तो पाकिस्तान में भी खराब सिचुएशन होगा। तुमने ये बोला, तुमने ये नहीं, तब तुम्हें वो डॉलर दिख रहा था, ठीक है, वो पैसा दिख रहा था, तब तुमने नहीं बोला। अब तुम कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन क्यों कर रहे हो? इसके बाद ये IMF तो देखिए, IMF के ऊपर मैं आपको वो बोलना चाहूंगा, ऑलमोस्ट पाकिस्तान तो 23 टाइम्स जा चुका है IMF के पास, ठीक है। इतना टाइम्स आई डोंट थिंक किसी कंट्री ने गया है और उनको लोन मिला भी नहीं है। मतलब मान लीजिए कोई कंट्री है सोमालिया मान लीजिए 23 टाइम्स छोड़ दीजिए, इसका हाफ कर लीजिए, 10 टाइम भी चला जाता ना, मतलब 11 टाइम समथिंग, तो ठीक है, 10 टाइम भी आप चला जाता है ना, नहीं मिलता। बिकॉज ऑफ पाकिस्तान को लोन क्यों मिला? क्योंकि ये बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, वो उस टाइम पे वॉर ऑन टेरर में USA के साथ था, तो इसके वजह से उनको पैसा मिला था, अदरवाइज कोई कंट्री को ऐसा मिला नहीं। और ये नवंबर से आज ऑलमोस्ट जून हो चुका है, तो अभी तक उनको कोई पैसा मिला नहीं और आई डोंट थिंक इन फ्यूचर मिलेगा। अच्छा, पाकिस्तानियों ने और एक काम कर दिया, ये लोग काम पता नहीं कहां से ये सब ज्वेल्स आता है, तो ये लोग दुबई में जाके क्या करता है मैं आपको बोलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाता है दुबई में मान लीजिए बहुत दिन से रह रहा है या वहां पे थोड़ा बहुत काम करता है, तो उसके बाद वो लोग एक लोन अप्लाई करता है। वो लोन लेके क्या करता है कि पाकिस्तान चले आता है, और वो क्या होता है UAE में वो लोन डिफॉल्ट हो जाता है, मतलब वो जो लोन है वो उसको पे नहीं करता है। और उसके बाद ये जो दुबई में ना देखिएगा बहुत सारा भिखारी इमर्ज होना स्टार्ट हो गया है। जो मतलब आप UAE के जो लीगल सिस्टम देखें ना, अकॉर्डिंग टू UAE लॉ आप वहां पे भीख नहीं मांग सकते, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानियों ने वहां पे भी वो बंद करना स्टार्ट कर दिया। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या चर्चा करते हैं, हम वो सुन लेते हैं। लिबरेशन फोर्स का चीफ, जो कि भारत के हाई कमीशन यूके में उसके सामने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता था, वो इस दुनिया से चल बसा। पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुई थी यूके में हमारे हाई कमीशन के सामने, जिसमें भारत का तिरंगा नीचे उतारा गया था, दैट वाज आल्सो लेड बाय अवतार सिंह खांडा। ये आदमी अब आउट हो गया, आउट ऑफ द सीन हो गया है और ये मर चुका है। इसके जो फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, मेडिकल फ्रेटर्निटी पे ये लोग डॉक्टर्स पे दबाव डाल रहे हैं कि नहीं, आप ये घोषित करिए कि इसको जहर दिया गया है और इंडियन एजेंसीज ने इसको मार दिया है, इंडियंस ने इसको मार दिया है, ताकि हम इसको शहीद घोषित करें और फिर आगे अपना प्रोपेगेंडा करें भारत के खिलाफ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडियंस ने इसको मारा है। देखो, जो पैदा होता है उसको मरना है। पाकिस्तान पर ये इल्जाम भी आयद किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को स्पॉन्सर करता है, उन्हें फंडिंग करता है। पाकिस्तान अपने हमसाय मुल्क के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। क्या कहेंगे आप इस इल्जाम पर?
जी, मेरे नहीं ख्याल कि इस इल्ज़ाम में किसी भी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता था कि वो जो सा वहाँ पे दहशतगर्दों को पनाह दी जाती है, वहाँ से दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह देखा जाए तो वहाँ से अमेरिका को बाहर निकाला, उसके बाद वहाँ से जितना भी नुकसान पहुँचा है अफ़गानिस्तान की वजह से वो पाकिस्तान को पहुँचा है, और जितने भी वहाँ से दहशतगर्दी के बम ब्लास्ट हुए तो पाकिस्तान में हुए। और उस लिस्ट में उन्होंने जब सख्ती की तो उन्होंने नोटिस ये जारी किया था कि ये लोग यहाँ पे आके भीख मांगते हैं। ये बड़ी बड़ी ऐसी दिल को तकलीफ देने वाली बात थी जब ये पता चली कि इस वजह से दुबई ने पाकिस्तान के चंद अजला पे वीजा की फरहमी के लिए सख्ती कर दिया। लेकिन अब जो है उससे भी बड़ा और बहुत ही संगीन जो है वो मसला सामने आया है। वो मसला ये सामने आया है कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो दुबई में जाते हैं वो वहां से दुबई के बैंकों से कर्जा लेते हैं और फिर कर्जा लेकर पाकिस्तान वापस लौट जाते हैं और वहां पे वो डिफॉल्टर हो जाते हैं और उनके लिए सारी जिंदगी के लिए यूएई में फिर पाबंदी लग जाती है, यानी वो फिर दुबई भी नहीं जा सकते, कतर नहीं जा सकते। लेकिन उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो पाकिस्तान आ जाते हैं और पैसे 50 से 60 लाख रुपए ये वो अमाउंट है जो ये कर्ज अप्लाई करते हैं, कर्ज लेते हैं बैंकों से और कर्ज लेने के बाद पाकिस्तान वापस भाग जाते हैं और इस तरह से नाम बदनाम होता है पाकिस्तान का। अब यहां पे देखना यह है कि ना सिर्फ ये 50 से 60 लाख रुपए की रकम है, बल्कि जो पुराने मुकीम है दुबई में अगर वो अप्लाई करते हैं तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया ले लेते हैं और फिर इतनी रकम लेकर वो वहां से दुबई से फरार इख्तियार कर लेते हैं, पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। और फिर वहां पे होता क्या है कि पाकिस्तानियों के लिए सख्तियां जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी को दुबई के अंदर नौकरी ढूंढने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। इंडियन लोग सबसे आगे हैं, सबसे मोस्ट प्रेफरेबल जो लोग हैं उनके लिए वो है इंडियन। वो क्या करते हैं कि एक अपना इंडियन वहां पे जहां पे लग जाता है, फिर 10 साल बाद वहां पे 10-20 इंडियन होते हैं और फिर उन्हीं का कब्जा होता है उस इलाके पे, उस शॉप पे, उस बकाले पे, उसको जो भी आप कहें, सुपरमार्केट हो, जो भी हो, वहां पे वो आके पूरी की पूरी अपनी काबीना बुला लेते हैं और फिर वहां पे वो धोखा फ्रॉड नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानियों में से अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आपने ये जो काम शुरू कर दिया, इस काम से कोई मुल्क की इज्जत नहीं होगी। अल्लाह जानता है आपका भी कुछ नहीं बनेगा। आज के दौर में आप 50-60 लाख रुपया लेकर अगर निकल भी जाते हैं और आप कहीं फरार इख्तियार कर भी लेते हैं तो आप क्या करेंगे? मकान भी नहीं बना सकेंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, 4 से 5 महीने आपका खर्चा नहीं चलेगा और हराम से कहां किसी का कुछ बना है। जब आप हराम लेते हैं और फिर उसके बाद आपके मुल्क का जो नाम बदनाम होगा और आप तो वापस आ गए, जो पीछे लोग जो जामिन होंगे आपके और जो लोग आपके साथ रहते होंगे, जब वो ट्रेस करेंगे उन लोगों पे जो सख्तियां आएंगी उनका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह का डर बाकी रह गया है या नहीं रह गया? आप ये बताएं कि अल्लाह ताला से आपको डर लगता है या नहीं लगता? कोई ऐसी जात पे आपको यकीन है जो मुनसफ है, जो आपको पकड़ सकती है, या आप लोग इतने जालिम हो गए हैं कि अब आप अपने रिस्क के तो दुश्मन हैं ही, अब आप दूसरों के रिस्क के भी दुश्मन? कर्जे के लिए इन्हीं की हिदायत इधर फंसा हुआ है, फिर उसने प्रोसेस करना है। सो रूस भी हमें हमारा इम्तिहान ले रहा है और हम भी रूस का इम्तिहान लेते रहे हैं। ठीक है, कभी 50 साल में इतनी इन्फ्लेशन नहीं हुई। इंटरनेशनल मार्केट्स, इंटरनेशनल बिजनेस कह रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि पाकिस्तान में बिजनेस करना वेरी चैलेंजिंग। तो अब आप इमेजिन करें जब इंटरनेशनल मार्केट जो है वो कहेगी कि पाकिस्तान में, हम कहते हैं जी कि ठीक है पाकिस्तान में जाएँ, टूरिज्म के लिए जाएँ, इन चीज़ों के लिए जाएँ, और उन्होंने कहना है जी उधर क्या लेने जाएँ, उधर तो बिज़नेस करना ही बहुत मुश्किल है। वो जो अब हमें अच्छा इस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि अगर दुनिया हमारे पास आती भी है, हम पेमेंट्स भी नहीं, फिर हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, हमने चीज़ों को उठाना कैसे है? ये एक जिसे वो कहना कि ये बहुत चैलेंजिंग पोजीशन है हमारे लिए। हमने कैसे हालात को लेके जाना है। हम 23 दफ़ा IMF के पास जा चुके हैं, 23 टाइम्स। मेरा ख्याल है इंडिया 1-2 दफ़ा गया, बांग्लादेश भी गया, 3 दफ़ा गया शायद। हम 23 दफ़ा जा चुके हैं जब से पैदा हुए हैं, असं IMF दिखा रही हैं। ठीक है, और हम जो है ना IMF के तरले कर रहे हैं कि यार सानू पैसे दे दें, और वो अभी उन्होंने नवंबर से लेके अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। नवंबर से लेके उन्होंने अभी तक हमें कुछ भी नहीं दिया। उनको पता है कि ये दे आर नॉट अ सीरियस कंट्री, ये हमसे चीज़ें पैसे ले लेते हैं, बाद में ये हमारी बातें नहीं मानते, जो बर्डन हम कहते हैं वो ट्रांसफर नहीं करते, कि तेल की कीमतों के ऊपर हम सब्सिडी देना शुरू कर देते हैं। इस जो ऑपरेशन हो रहा है जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हिस्सा रहे हैं इंडियन नेवी के, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी रीजन में? फिर चाइना है, पाकिस्तान है, या फिर ये पूरा रीजन है इंडो पैसिफिक? फखर भाई देखिए, हिंदुस्तान जो है एक पहले एक बड़े डिफेंसिव पोस्चर में रहता था, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऑफेंसिव पोस्चर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक पावर प्रोजेक्शन है। तो हिंदुस्तान हमेशा जो है, अगर आप ध्यान दें तो पहले पाकिस्तान की सरहद के ऊपर और फिर चाइना की सरहद के ऊपर अपनी फौजों का रखता था, उसी के ऊपर फोकस रखता था, और वही हमारा मतलब आप देख लीजिए ओवरऑल डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल एक्सपोजर रिक्वायरमेंट प्रेशर पॉइंट, ये सारे सिर्फ ये 2 सरहद हुआ करते थे। लेकिन अब हिंदुस्तान की जो अपनी सोच है वो बड़ी तेजी से बदल रही है, और वो ये कह रही वी शुड बी टेकिंग द राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब हमें वो जगह मुकाम पे जाना है जहां हमारी जगह बनती है, और हम एक वाहिद ही ऐसे पावर है जो कि मतलब चाइना को टक्कर दे सकता है, और एक मतलब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में जिसके अंदर हमें देख रहे हैं कि जो एक्सेस ऑफ पावर है वो यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड से शिफ्ट होकर एशिया की तरफ आ रहा है। और एशिया के अंदर अगर आप देखें तो कौन 2 मुल्क हैं जो आपस में एक दूसरे के मतलब राइवल्स हो सकते हैं या पावर्स हो सकते हैं, तो उसमें चाइना और इंडिया है। अब ये जब हमने ये सब चीजें देखते हैं तो आप देखिए नेवी जो है ना, वो हमारा बहुत सालों तक फोकस एरिया नहीं था।
हम एक डिफेंसिव पोस्चर में रखते थे और अपनी ब्राउन नेवी की कैपेबिलिटी रखते थे। लेकिन अब हम ब्लू वाटर्स की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम एक इंटरनेशनल लेवल तक एक, चाहे वो हम अपने जितने एलाइज हैं या सपोर्टर्स हैं उनके साथ अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, या हमारे जितने भी इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट्स हैं उनके साथ में हम एक अपनी प्रेजेंस को दिखाना चाहते हैं। तो अभी मैंने बड़े ध्यान से देखा था कि अरेबियन सी में, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो आपकी इकोनॉमिक जोन है सी के अंदर, उससे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ये सारे शिप्स डिप्लॉयड थे और वो अपना पूरा